दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी मार्केट के प्राइस सेक्शन पर तो नजर रहेंगी ही, स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस, लेकिन खास चर्चा करेंगे एनर्जी पैक पर, जहां पर दबाव हमने बढ़ते हुए देखा है। कच्चा तेल भी थोड़ा दबाव में आया है और नेचुरल गैस तो प्रेशर में बना हुआ है ही। इसके अलावा बातचीत होगी सोने में, क्या अब निवेश का मौका बना है, जो प्राइसेस थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं रिकॉर्ड हाइस छूने के बाद, क्या यहां पर एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं। और साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहां पर हमने ग्लोबल रॉ शुगर के प्राइसेस रिकॉर्ड हाइस पर जाते हुए देखे हैं। तो प्राइसेस पर भी आउटलुक लेंगे, डिमांड के पैटर्न को भी समझेंगे और इस सब पर बातचीत करने के लिए केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के वीपी रविंद्र राव और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला भी हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही मेरी सहयोगी मनीषा मौजूद हैं ही। लेकिन सबसे पहले कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं, जहां पर घरेलू बाजार में हल्का सा दबाव आप देख रहे हैं, आधा % से नीचे प्राइसेस फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखेंगे तो ब्रेंट और WTI दोनों में ही थोड़ा सा प्रेशर आते हुए दिखाई दिया है। ऑल्दो ब्रेंट के प्राइसेस अभी भी $85 के आसपास बने हुए हैं, लेकिन मंदी की आशंका के बीच क्या प्राइसेस यहां से वापस नीचे की तरफ जाएंगे, इस पर लेते हैं एक व्यू। रविंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आप बताइए कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल को इन लेवल से, एक तेजी के बाद लगातार ये दूसरा सेशन जब थोड़ा सा दबाव हम देख रहे हैं प्राइसेस पर। गुड मॉर्निंग दीपाली। बिल्कुल, क्रूड में ओपेक का जो कट था, ओपेक प्लस का जो कट था, जो अराउंड 1.65 मिलियन बैरल्स के आसपास था, इंक्लूडिंग द रशियन 5 लाख बैरल का कट। उसके बाद प्राइसेस एक तरह से स्टेबल हो चुका है, क्योंकि जो मेजर डिमांड कंसर्न्स है, जैसे कि यूएस से जो डेटास निकल के आ रहे हैं, हमने देखा कि आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा हैज शोन स्ट्रेट 5th मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आईएसएम सर्विसेज सेक्टर में भी हमने कल के सेशन में थोड़ा सा डाउनसाइड देखा, और जो एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट था वो भी इंडिकेट कर रहा है कि जो वेज इन्फ्लेशन है दैट इज कमिंग डाउन। जो राइज हो रहा है वो सिर्फ हॉस्पिटलिटी सेक्टर और लीजर सेक्टर में हो रहा है, बट आईटी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखे तो जॉब्स अभी भी वहाँ पे देयर आर जॉब लॉसेस। तो उस वजह से देयर इज क्लियर कट इंडिकेशन की यूएस माइट गो इनटू रिसेशन, और उसके वजह से डिमांड फ्रंट को लेके थोड़ी सी चिंता बढ़ी है। बट उसके अगेंस्ट अगर चाइना में देखें तो चाइना में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। कैक्सन सर्विसेज पीएमआई जो है वो काफी अच्छा बढ़ के आया है, विच इज शोइंग रिकवरी इन चाइना। तो उस वजह से प्राइसेस थोड़े से सपोर्टेड है। बट अगर प्राइस एक्शन देखें तो मेरे हिसाब से 81 हाफ से लेके $82 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है WTI क्रूड में, जो हम पहले भी बोल रहे थे कि 82 हाफ का जो रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी स्टिफ। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो वी माइट सी प्राइसेस मूविंग हायर, अदरवाइज 82 हाफ से लेके $77 से $76 का एक रेंज बना रहेगा। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी रिकवरी आई है कल के सेशन में, तो वो भी एक थोड़ा सा डैम्पिंग फैक्टर है क्रूड के लिए। हमें लगता है कि आज के सेशन में प्राइसेस कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि कल नॉन फार्म पेरोल्स डेटा है और इंटरनेशनल मार्केट्स भी बंद है, इंडियन मार्केट्स भी बंद है। तो मेरे हिसाब से ट्रेडर्स विल बी ऑन द साइड लाइन्स। तो मुझे लगता है कि एक साइडवेज मूव रहेगा। $81, 81 हाफ शुड बी अ कैप। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में भी मेरे हिसाब से it should stay close to what it is trading at, around 6,650 6,700 के आसपास। और ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि 6,200 से 250 का एक सपोर्ट बना रहेगा। तो मेरे हिसाब से आज के सेशन में थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 6,500 से 6,450 तक एक बार लेवल दिख सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक लोअर लेवल से इसमें फिर से बाइंग लौट सकती है। एंड आई थिंक टिल द डेटा गेट्स रिलीज्ड कल के सेशन में इट शुड ट्रेड इन अ ब्रॉड रेंज। ऑलराइट, तो ये कच्चे तेल की बात है, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के बावजूद भी इस हफ्ते की अगर बात करें तो 6% की तेजी यहां पर बरकरार है। और क्योंकि कच्चे तेल के प्राइसेस यहां पर बढ़े हैं, हमने रबर में तेजी आते हुए देखी है, जो कि 2 हफ्ते के हाइस पर कारोबार कर रहा है। और शुगर में यहां पर अच्छी खासी बढ़त है, क्योंकि जो लेटेस्ट इस्मा की रिपोर्ट आई है उसके लिहाज से 3% की गिरावट हमने अब तक के शुगर के प्रोडक्शन में आते हुए देखी है। एक्सपोर्ट्स शायद इस बार और नहीं रिव्यू किए जाएंगे, और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्राजील यहां पर ज्यादा तवज्जो एथेनॉल को देता हुआ नजर आएगा, जहां पर क्रूड के रन अप के बाद हमने एथेनॉल के प्राइसेस में अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है। हमारे साथ अब इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला हैं। आदित्य नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले तो आउटपुट पे ही बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये 3rd रिवीजन है और काफी सारी बाकी एसोसिएशंस में भी हमने देखा है कि शुगर प्रोडक्शन इस सीजन में 3rd रिवीजन में हम कम होता हुआ देख रहे हैं। इस्मा के नंबर्स क्या हैं और अब आपको एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या नंबर्स हैं? थैंक यू। जहाँ तक रिवीजन का सवाल है, अगर आप देखें, ये रिवीजन का बेसिक वजह है कि महाराष्ट्र में जो क्रॉप हमने शुरू में एंटीसिपेट की थी, वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन की वजह से थोड़ा सा गिरावट आई है।
बाकी स्टेट्स को हम देखें, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में जहां हमारा एस्टीमेट था वहाँ क्रॉप भी उतनी ही है, प्रोडक्शन भी उतना ही है। लेकिन जहां तक टोटल अगर ओवरऑल हम कंट्री की बात करते हैं तो हमने इस सिचुएशन को देखते हुए पहले से ही इसको सुविधा अनुसार हमने मैनेज किया हुआ है। अगर आप देखें लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट 110 लाख टन किया था, जो इस बार हमने केवल 60 लाख टन का ही कोटा रखा था और 60 लाख टन हमने कोटा को एक्सपोर्ट किया है जी। तो जहां तक डोमेस्टिक शुगर की पोजीशन की सिचुएशन है, हमारे पास जितना स्टॉक है वो काफी सफिशिएंट है हमारे कंजम्पशन को देखते हुए। ऑलराइट आदित्य, इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात की जाए तो दोहरी चीज है, एक तो ये बाजार देख के चल रहा है कि इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करेगा और दूसरा ये एथेनॉल के प्राइसेस में जोरदार तेजी है और रॉ शुगर के प्राइसेस ऑलमोस्ट 23 सेंट्स अ पाउंड की तरफ बढ़ने लगे हैं, जो कि 6 साल का हाई है। कैसे देखते हैं आप इंटरनेशनल मार्केट्स, उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर? अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले में, क्योंकि हमने इंडिया से 5 मिलियन टन एक्सपोर्ट कम किया है जी। और जहां तक इंटरनेशनल सवाल है, इंटरनेशनल शुगर को आज भी शुगर की जरूरत है इंटरनेशनल बाजार को, उसकी वजह से दाम हो रहे हैं। थोड़ा ब्राजील में क्योंकि डिले हो गया है, इसकी वजह से प्राइसेस हाईएस्ट लेवल पे आ गए हैं। लेकिन जहां तक हमारा इंडिया का सवाल है, हमको अपने पहले कंज्यूमर्स को देखना है, उसके बाद हमको अपने एथनॉल प्रोग्राम को देखना है, उसके बाद जो हमारे पास सरप्लस होगा वही हम वर्ल्ड मार्केट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आदित्य, इंडियन डिमांड फिलहाल यहाँ पर कैसी है? इंडियन मार्केट्स में जो शुगर प्राइस हमने पिछले 1 महीने में बढ़ते हुए देखे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा? और दूसरा, इंडियन डिमांड कैसी है, क्योंकि इस बार समर्स जल्दी आई हैं, बाजार को ये लगता है कि हम आइसक्रीम, बल्क प्रोडक्शन, स्टॉकिस्ट डिमांड भी यहाँ पर बेहतर रहता हुआ देख रहे हैं। जहां तक अगर आप शुगर प्राइस की बात करें तो अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो प्राइस उसी लेवल पे है, जबकि सरकार द्वारा एक एफआरपी का पिछली बार से रिवीजन किया गया है, रिवीजन ऑफ द एफआरपी प्राइसेस। उसके बाद भी आज की डिमांड को, इंटरनेशनल प्राइसेस को देखते हुए, डोमेस्टिक प्राइस को देखते हुए भी प्राइस उसी लेवल पे हैं जो लास्ट ईयर के प्राइसेस के लेवल पे थे। और जहां तक डोमेस्टिक डिमांड की बात है, अगर हम देखें तो मोटा मोटा डिमांड हमारी वही है जो लास्ट ईयर की थी। देयर इज नो ग्रोथ। 2% का हमको अंदाज लगता है कि ग्रोथ होना चाहिए फ्रॉम लास्ट ईयर। तो आदित्य, फिर आप प्राइसेस इन्हीं लेवल्स के आसपास देखते हैं, भले ही पिछले साल के लेवल पर हैं, रीसेंट सर्ज देखा है, लेकिन यहाँ से आगे क्या प्राइस आउटलुक है? हमको लगता है प्राइस फर्म रहने चाहिए, इसी लेवल पे प्राइस मोटा फर्म रहने चाहिए। आदित्य, एक और चीज होती है जब हम चीनी देखते हैं कि एवरी 3 इयर्स की एक साइकिल है और जिस तरह से अभी का मूव है, बाजार को लगता है कि नेक्स्ट सीजन थोड़ा और मुश्किल रह सकता है, क्योंकि एथेनॉल डाइवर्जन तो उतनी ही रहेगी, केन बुआई के ऊपर यहाँ पर नजर रखनी होगी। आपको लगता है कि अगले साल और भी कम एक्सपोर्ट होगा? मतलब बाजार को लगता है 3-4 मिलियन टन से ज्यादा नहीं होगा। आई नो इट इज स्टिल अर्ली डेज और शायद हम ये पूरी डिस्कशन प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन अब अगला सीजन आप कैसे देखते हैं? करेक्ट, क्योंकि आप जो कह रहे हैं एथेनॉल का अगर आप देखेंगे, लास्ट ईयर से इस बार 1 मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट में इसमें एथेनॉल डाइवर्जन बढ़ाया है। लास्ट ईयर अगर हमारा एक्सपोर्ट में एथेनॉल में डाइवर्जन 3 मिलियन था, इस बार 4 मिलियन है। तो अप्रोक्सीमेटली नाउ एज द प्रोग्राम इज प्रोग्रेसिंग, एथेनॉल का हम लोग को धीरे धीरे डाइवर्जन बढ़ाना ही होगा, एथेनॉल की सप्लाईज को भी बढ़ाना होगा। तो हम कंज्यूमर के बाद, एथेनॉल प्रोग्राम के बाद जो सरप्लस होगा वही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो एज अ शुगर इंडस्ट्री चैंपियन, फिर आदित्य, नेक्स्ट सीजन अब आप क्या नंबर्स यहाँ पर लेकर चल रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक तो सरकार की तरफ से क्लियर हो ही चुका है, एक्सपोर्ट्स आप कहते हैं नंबर पे डिपेंड करेगा, एथेनॉल डाइवर्जन भी यहाँ पर चलता रहेगा, तो आप कहेंगे शुगर इंडस्ट्री इन दैट सेंस इट्स लाइक अ चेंजिंग मैप? Sugar industry is in a very comfortable position, that I can assure you, Okay. because now we have a better product mix. We have our domestic consumption, ethanol, as well as our export balance. जी। तो हम अपने, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी प्रायोरिटीज पहले हमारा कंज्यूमर है, उसके बाद हमारा एथेनॉल प्रोग्राम है, उसके बाद जो हमारे पास सरप्लस होगा वो हम बैलेंस करेंगे अपने स्टॉक्स को लेके। ओके ओके, चलिए, शुक्रिया आदित्य जी बातचीत करने के लिए, सही पहलुओं पर अपने क्विक व्यूज रखने के लिए। अजय से एक व्यू प्राइसेस पर भी ले लेते हैं। आपने सुना पूरा कॉन्वर्सेशन आदित्य के साथ। अजय, वो तो यही मान रहे हैं कि प्राइसेस जो स्ट्रांग हुए हैं अभी नहीं लेवल्स के आसपास फर्म रहेंगे, आपका व्यू क्या है? अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में जिस दिन से 20 सेंट के ऊपर प्राइसेस निकले हैं, ये कहना कि टेक्निकल ब्रेकआउट ही दिखा रहा है, जो करीबन 28 सेंट तक का लेवल वेल मिनिमम दिखा सकता है, जिस दिन से हमने 22-23 के जो एक्सपेक्टेशंस है उनमें कमी आते हुए देखी। और साथ में खास करके वेदर कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि हैवी रेन है ब्राजील साइड, या दूसरी ड्रॉट कंडीशन है वो इंडिया की साइड बनता हुआ दिखाई देगा एल नीनो की वजह से, जो कहना कि शुगर प्रोडक्शन को फर्दर भी इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। और डिमांड साइड हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक साइड में अब डिमांड सीजन है, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में भी करंट लेवल से एटलीस्ट अगर हम बात करें तो ऊपर में 38-3900 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं, जबकि इंटरनेशनल में 28 से 30 सेंट के आसपास प्राइस वापस जाते हुए दिखाई देते हैं।
ऑल राइट, यानी कि 6 साल के हाईज के आसपास तो चीनी के भाव हैं ही 23 सेंट पर पाउंड के आसपास, लेकिन 28-30 तक भी जा सकते हैं। तो क्लियरली एक तो फंडामेंटल स्ट्रांग है और दूसरा हमने हेज पार्टिसिपेशन मनी मैनेजर्स की तरफ से भी यहाँ पर पोजीशंस लॉन्ग करते हुए देखा है, उसका भी खासा सपोर्ट यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ। डिस्कशन अब यहाँ पर वापस कच्चे तेल की तरफ लेके जाएं तो रविंद्र, गैस एक और मुद्दा है जहाँ पर पिछले क्वार्टर में तो 50% की गिरावट हमने बनते हुए देखी थी। इस क्वार्टर, इस महीने की शुरुआत थोड़ी सी बेहतरीन हुई है, लेकिन हर अपटिक पे यहाँ पर अब भी बिकवाली है। बिल्कुल मनीषा, मेरे हिसाब से नेचुरल गैस एक टाइट रेंज में है। अपसाइड अगर देखें तो 190 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस बन रहा है और सपोर्ट जो है वो अराउंड 164 165 के आसपास है, जो लो नेचुरल गैस से लगाया था। तो मेरे हिसाब से अभी भी लाइक डिमांड को लेके अभी भी चिंता है और ओवरऑल मुझे लगता है कि सेंटिमेंट थोड़ा सा डाउनसाइड ही रहेगा। लेकिन जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि प्राइसेस काफी लोअर लेवल्स पे है, तो दीज आर अट्रैक्टिव लेवल्स। अगर यहाँ से डिप आता है टुवर्ड्स 170 165, आई थिंक इसके नीचे ज्यादा सस्टेन करना मुझे मुश्किल लगता है। तो मेरे हिसाब से पोजिशनल बाइंग के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड लेवल टू गो फॉर। और अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखते हैं तो मुझे लगता है कि 170 से 190 के बीच में ट्रेड करना चाहिए नेचुरल गैस के प्राइसेस। ओके, फिलहाल 176 पर कारोबार करते हुए सोने चांदी पर भी व्यू ले लेते हैं। खरीदने चाहिए क्या? गोल्ड सिल्वर दोनों ही लेवल्स पर रिकॉर्ड हाइस कल छूने के बाद गोल्ड थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है आज के सेशन में। रविंद्र, क्या करें? बिल्कुल, मेरे हिसाब से अगेन आई वुड से कि गोल्ड को टाइम नहीं करना चाहिए और जो वैसे गोल्ड $2000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में हम गोल्ड को जो रिसेंट हाइस थे, जो ऑल टाइम हाइस थे टुवर्ड्स 2078, वो टेस्ट करते हुए देखेंगे। 2100 तक एक्सटेंड हो सकता है ये रैली। चार्ट पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वीकली चार्ट्स पर। 1990 के ऊपर क्लोजिंग इसका इंपॉर्टेंट है। अगर आज के सेशन में 1990 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि हम नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में अनदर $50-60 का एक अपमूव देख सकते हैं। रीजंस अगेन बीइंग यूएस से जो डेटास आ रहे हैं दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स रिसेशन, और जो मई की एफओएमसी मीटिंग है उसमें एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि फेड शायद से अपना जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसे रोक देगा। आज हमने आरबीआई का स्टांस भी देखा जहाँ पे रेपो रेट को पॉज किया है, दे हैव नॉट हाइक द रेट्स। तो दिस इंडिकेट्स कि सेंट्रल बैंक्स कहीं ना कहीं दे आर वरिंग कि आगे जाके इकोनॉमी में प्रेशर आ सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग कॉशियस मूव बाय सेंट्रल बैंक्स। तो मेरे हिसाब से फेड का भी स्टांस यही होना चाहिए, बट वी हैव लॉट ऑफ डेटास गोइंग अहेड। कल का जो एनएफपी डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। बट ओवरऑल अगर देखें तो रिसेशनरी कंसर्न्स आर गुड फॉर गोल्ड। फेड का जो पॉज आएगा दैट इज गुड फॉर गोल्ड। तो मेरे हिसाब से डाउनसाइड के लिए कोई अभी ट्रिगर है नहीं, और मुझे लगता है कि $2,078, और अगर एमसीएक्स की बात करें तो 62,000 के ऊपर गोल्ड के प्राइसेस जाने चाहिए। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में देयर इज अ वेरी गुड चैनल ब्रेकआउट, काफी लॉन्ग टर्म चैनल ब्रेकआउट है। 72,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर रहे थे, $24.5 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहे थे स्पॉट में, अभी उसके ऊपर प्राइस आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि द नेक्स्ट लेवल दैट आई विल बी लुकिंग एट इज 80 to 83,000, और अगर स्पॉट की बात करें तो $27 से $28 तक के जाने के चांसेस है। तो आई थिंक गोल्ड सिल्वर दोनों ही एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में है, तो एनी डिप्स आई थिंक इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, आप कैसे देखते हैं अजय? जैसे रविंद्र ने बोला कि 62,000 गोल्ड में, 80-85,000 चांदी में, आपके लेवल्स क्या हैं यहाँ पर इस साल के लिए? बिल्कुल, अगर पूरे साल भर की बात करें तो ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव है कि ईयर एंड तक हम 65,000 तक का लेवल गोल्ड में देख पाएंगे, चांदी 90,000 तक का लेवल हमें दिखाई देती। बट इमीडिएट में मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो 101 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गोल्ड में भी जो हमने 1800 से लेकर ऑलमोस्ट 2040-50 तक का एक जंप देख चुके हैं, तो ओवर स्ट्रेच हो चुकी है। बिकॉज वॉट एवर द स्टोरी वी हैव सीन अप टिल नाउ कि फेड का डॉविश डाउन होगा, ये सब चीज मार्केट एक बार डिस्काउंट कर चुका है। तो आई थिंक जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आता है, प्राइजेस जो पिछली बार का हाई है 2070 का, वो मुझे लगता है कि एक एज ए रिट्रेस एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली अगर ईयर एंड तक की बात करें तो सोना और चांदी 2023 में भी एक बेहतरीन रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति, बट करंट लेवल से मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर आ चुका है, जो कहीं ना कहीं एक सजेस्ट करता है कि सोने चांदी में एक बार पुल बैक पॉसिबल है। ओके,
तो ये है व्यू आपके लिए गोल्ड सिल्वर पर, जहां पर खरीदारी की ही सलाह है और एक पुल बैक यहाँ से फर्दर एक्सपेक्टेड है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस, जल्द वापस आते हैं। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर बेस मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर सभी जगह गिरावट के साथ इस हफ्ते में कारोबार होता हुआ नजर आया है। अगर जिंक की बात करें तो वो 5 महीने के लोज के आसपास है, कॉपर 2 हफ्ते के लोज पर है, आयरन ओर के प्राइसेस 3 महीने के लोज पर हैं और स्टील के भाव भी यहां पर 2 महीने के लोज पर कारोबार कर रहे हैं। वो 1 महीने का चार्ट है जिंक का आपके सामने, जहां पर हमने 7% की गिरावट पिछले 1 महीने में जिंक में आते हुए देखी है। वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ यहां पर कॉपर में बहुत ही बारीक तेजी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। अगर हम वीक ऑन वीक देखें तो 1% की गिरावट है, लेकिन मंथ ऑन मंथ में यहां पर 1% की तेजी के साथ कारोबार। काफी हद तक यही चार्ट आपको एल्यूमिनियम का भी देखने को मिलेगा, जहां पर हमने 3% की गिरावट वीकली बेसिस पे देखी है, यानी कि इस हफ्ते में, और मंथ ऑन मंथ 1% की गिरावट के साथ कारोबार है। आयरन ओर और स्टील एक्सचेंजेस पर कारोबार नहीं करते। स्टील का चार्ट आपके लिए लेके आना चाहिए, एनसीडीएक्स पे इसका कारोबार होता है। यहां पर भी अगर आप मंथ ऑन मंथ का चार्ट देखें तो हमने यहां पर मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। आप देख सकते हैं 4% की गिरावट यहां पर आयरन ओर और 5% की गिरावट स्टील में मंथ ऑन मंथ में यहां पर देखने को मिली है। यानी कि सभी मेटल्स मंथ ऑन मंथ में यहां पर नेगेटिव हो चुके हैं और वीक ऑन वीक में अगर कॉपर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चीजें यहां पर इन द नेगेटिव हैं। रविंद्र, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि चीन का फैक्ट्री डेटा वीक आया है, यूएस का मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, सर्विसेज सभी डेटा मार्च के महीने के लिए ऑन द वीकर साइड हैं, और जैसे आपने कहा ऑफ कोर्स नॉन फार्म पेरोल डेटा का इंतजार है, लेकिन ये जो नेगेटिव मूव्स जो हमने मेटल्स में आते हुए देखे हैं, अब आगे के लिए क्या दर्शाते हैं? Well, I think मनीषा आप सही कह रहे हैं कि जो भी डेटास आ रहे हैं दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स रिसेशन, और उसी वजह से हमने ऑलमोस्ट सारे बेस मेटल्स में एक डाउनसाइड देखा है एक्सेप्ट कॉपर, क्योंकि कॉपर में जो एलएमई इन्वेंट्रीज है वो काफी लोअर लेवल्स पर है, और चिली से भी प्रोडक्शन कट का प्रोडक्शन आउटपुट जो है उसे वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो उस वजह से कॉपर में एक सपोर्ट मिल रहा है। अदरवाइज अगर देखें तो जो मैक्रो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स है आई थिंक दैट इज इंडिकेटिंग डाउनसाइड। तो मुझे लगता है कि जो सबसे वीक लग रहा है ओवरऑल मेटल कॉम्प्लेक्स में वो जिंक है। चार्टिकली जिंक में 248 का ही एक सपोर्ट है, अगर 248 के नीचे सस्टेन करता है तो इट माइट फॉल बाय अनदर 10 रुपीज, 238 236 तक के लेवल्स हम जिंक में देख सकते हैं। वही अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर आई थिंक इट इज मोर ऑन द रेंज बाउंड साइड, और चाइना से जो सर्विसेज सेक्टर का जो पीएमआई आया है वो पॉजिटिव दिखा है, तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म है कि ऑल्दो थोड़ा सा वेवरिंग है चाइना में रिकवरी, बट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू रिकवर, तो उस वजह से कॉपर में एक सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कॉपर अभी भी एक रेंज में रहेगा, ऑन द लोअर साइड 760 758 वुड बी द सपोर्ट, ऑन द हायर साइड 780 785 वुड बी द रेजिस्टेंस। तो जब भी ये 760 58 के आसपास आएगा तो हम एक इसमें एक बाउंस बैक देख सकते हैं, और ऊपर के लेवल्स पे वी माइट सी सप्लाई कमिंग इन। डॉलर इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से, जैसे मैंने बताया एनएफपी के डेटा के बाद हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स में एक डाउनसाइड मूव आए। 101 का सपोर्ट है, जैसे अजय ने भी बताया, अगर उसके नीचे निकल जाता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग इट माइट कम डाउन टू 99, और दैट माइट बी स्लाइटली सपोर्टिव फॉर बेस मेटल प्राइस। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिक्स्ड ट्रेंड है, जिंक लुक्स मोर ऑन द वीकर साइड, कॉपर में थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूव रहेगा, और एल्यूमिनियम माइट बी सपोर्टेड एट 200 202 लेवल्स। ओके, तो ये तो बात रही बेस मेटल्स की, जहां पर स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई गई हैं, लेकिन आज ज्यादातर बेस मेटल्स लाल निशान में ही कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन आगे बढ़ते हुए एग्री कमोडिटीज पर भी एक नजर डाल लेते हैं, और अजय सबसे पहले व्यू आप का ले लेते हैं ग्वार पैक पर, जहां पर कल तो तेजी थी लेकिन आज वापस प्रेशर देखने को मिल रहा है, 0.1% नीचे प्राइसेस हैं। क्या व्यू इन लेवल से और क्या स्ट्रैटेजी? देखिए दीपक जी, अगर हम गवार की बात करें तो चार्टिकली तो मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 5600 का लेवल मार्केट टेस्ट करता है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और हायर साइड में हम बार बार देख रहे हैं 5850 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जिस ढंग से बीच में हमने कच्चे तेल में जम देखा था उससे एक सेंटीमेंट जरूर बना था कि यूएस कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस पे वर्क करेगा और जिसका सपोर्ट गवार को मिलेगा, बट आज पर्टिकुलरली इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल 5900 का लेवल रीच नहीं करता है, सब प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, जो 5750 तक का लेवल गवार शीट में रहेगा। वहीं गवार गम के अंदर भी हमने अच्छी खासी रैली अब देखी बट 12000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा मार्केट साइड में रहेगा क्योंकि हॉलिडे मोड भी है मार्केट में, बट आज मार्केट साइड में टू नेगेटिव ट्रेड कर सकता है गवार कॉम्प्लेक्स में। रेंज बाउंड चाहे गुवार में हो, लेकिन जीरा में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अजय, जहां पर इस हफ्ते भी जोरदार तेजी के साथ कारोबार।
बिल्कुल, अगर जीरे की बात करें तो फंडामेंटल हमने देखे ही हैं इस सारे प्रोडक्शन को लेकर, सप्लाई को लेकर और कैरियर स्टॉक को लेकर। बीच में जो मौसम खराब हुआ था मार्च में, उसकी वजह से हमने देखा कि प्राइसेस ने 30,000 से जो हमने मार्च के स्टार्टिंग में देखा था, लगभग हमने 7,000 रुपए की एक बड़ी रैली अब आ चुकी है। नो डाउट जैसे जैसे भाव बढ़ता है थोड़ा सा डिमांड में कंसर्न आना चालू हो जाता है, बट इस वक्त हम देख रहे हैं पाइपलाइन पूरी एफडीए चाइना से कंटिन्यू एक्टिविटी बाइंग की चल रही है। टेक्निकल ग्राउंड पे हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, बट दैट डजंट मींस कि मार्केट में जो ये बुलिश ट्रेंड है ये खत्म हो गया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक टुवर्ड्स 36,000 अगर मिलता है तो वो मेरे लिए एक नया फ्रेश एंट्री रहेगा, जो हायर साइड में मुझे लगता है 38,000 से 38,500 तक का लेवल दिखा सकता है, बट करंट लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनता है। ओके, तो करंट लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। डिप्स पर वापस खरीदने की सलाह रहेगी। डिप्स के बाद वापस जो तेजी होगी वो 38,000 तक जा सकती है। फिलहाल जीरा हालांकि कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ में रहा है, अभी भी 0.1% ऊपर ट्रेड करते हो। ऑल द स्पाइसेस में आज बाकी स्पाइसेस में भी थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो टर्मरिक या कोरिएंडर क्यों ना हो। लेकिन चलिए शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया रविंद्र और अजय, आप दोनों का ही आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए, स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।